हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का टॉपिक है अपना क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितना इम्पोर्टेंट है वो कॉम्प्लिकेटेड भी उतना ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम इसको समझ नहीं सकते। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये टॉपिक इजी हो जाएगा आपके लिए और इस टॉपिक का यूज़ आगे आने वाले चैप्टर्स में भी होगा। तो थोड़ा ध्यान दे के इसको समझें और कई बार इस टॉपिक की स्टडी करें। ऐसा नहीं है कि आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, आप 100% इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्वांटम नंबर्स है क्या? तो क्वांटम नंबर्स, सबसे पहले ये वर्ड हमने यूज़ किया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में, और उसमें हमने दिया था कि हमने बताया था कि जब हम किसी एटम के किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे उसमें हमने एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन एटम का, और हाइड्रोजन एटम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जब हम उस सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत सारी साई की वैल्यूज़ मिलती हैं। उन सभी वैल्यूज़ ऑफ साई में से हम केवल 3 ही वैल्यूज़ ऑफ साई का उन सभी साई की वैल्यूज़ में से हम केवल 3 ही साई की वैल्यूज़ को चूज़ करते हैं। और कौन सी होंगी वो? दोज वैल्यूज़ ऑफ साई आर चोजन विच आर हैविंग क्वांटाइज्ड वैल्यू। और उन्हीं 3 क्वांटाइज साई की वैल्यू से हमें 3 एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, और हर एनर्जी लेवल के लिए 3 ऐसे नंबर आते हैं जो क्वांटम नंबर कहलाते हैं। तो उन नंबरों को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। उन 3 नंबर्स को क्या नेम दिया गया? क्वांटम नंबर्स। तो ये क्वांटम नंबर्स है क्या? क्वांटम नंबर्स इज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स। यहाँ हम क्या बताएंगे? क्वांटम नंबर्स एक 4 नंबर्स का सेट है, और उन्हीं डिफरेंट 4 नंबर्स की हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल जाती है। क्वांटम नंबर्स गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशंस अबाउट ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? क्वांटम नंबर्स इज ए सेट ऑफ 4 numbers which gives complete informations about each electron present in an एटम। तो कितने भी इलेक्ट्रॉन क्यों न प्रेजेंट हो किसी एटम में, हम हर इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ दीज 4 क्वांटम नंबर्स। किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है क्वांटम नंबर्स की हेल्प से? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में हमें पता चल जाता है। टू विच ऑर्बिट दैट इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट का होगा, एंड सो मैनी इंफॉर्मेशंस। और इससे ज़्यादा भी हमें उसकी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे जब हम इन क्वांटम नंबर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, these 4 quantum numbers are
these four quantum numbers are, first is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। नेक्स्ट इज एजीम्यूथल और सब्सिडरी और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एल से। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एम और एम एल से। एंड फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल एस से। So these first three quantum numbers are obtained by the solution of Schrödinger wave equation। तो जो ये फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर्स हैं ये हमें मिलेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे फॉर ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके सॉल्यूशन से हमें तीन क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, विच आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं बाई स्मॉल एन। सो किस किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें देगा, आइए डिस्कस करते हैं। दिस क्वांटम नंबर गिव्स अस फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस about an इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, किसी एटम में प्रेजेंट होगा। सो इट गिव्स अस द नंबर ऑफ ऑर्बिट और शेल टू विच an electron belongs। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन हमें दिया गया है वो कौन से ऑर्बिट का है या किस ऑर्बिट से वो बिलोंग करता है। वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट का है या वो सेकंड ऑर्बिट का है या थर्ड ऑर्बिट का है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से ही हमें पता चलता है कि वो गिवन इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट का है। स्टूडेंट्स, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट का है उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी। तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट और शेल n की वैल्यू क्या होगी उसके लिए 1। अगर वो सेकंड ऑर्बिट का होगा तो उसके लिए n की वैल्यू 2 होगी। अगर वो थर्ड ऑर्बिट का है तो n की वैल्यू उसके लिए 3 होगी। एंड द वैल्यूज ऑफ n गोज फ्रॉम, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होंगी, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। एंड दीज नंबर्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, और ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिट्स के नंबर को। एंड दीज ऑर्बिट्स आर नेम्ड एज, इन ऑर्बिट्स का नाम होगा, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है इसको, के शेल, एल शेल, एम शेल, एल शेल,
एटसेट्रा। तो के शेल कौन सी है? फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड के शेल, सेकेंड ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड एल शेल, थर्ड ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड एम शेल, fourth orbit is also called L shell. So n gives the number of orbit of that electron. Second is it gives the maximum number of electrons present in any orbit. किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एनी ऑर्बिट। तो किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n², और n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट में भी 1 2 3 4 5। जैसे ये अपना न्यूक्लियस होगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट है जिसके लिए n की वैल्यू 1 होगी, ये सेकंड ऑर्बिट होगा जिसके लिए n की वैल्यू 2 होगी, ये थर्ड ऑर्बिट है जिसके लिए n की वैल्यू 3 होगी, ये फोर्थ ऑर्बिट है जिसके लिए n की वैल्यू 4 होगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इन फर्स्ट ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जिसके लिए हम पुट करेंगे n की वैल्यू 1 इस फॉर्मूला में 2 × 1², 2 × 1 = 2। तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में हो सकते हैं। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए हमें n की वैल्यू 2 पुट करनी होगी इस फॉर्मूला में, और 2 × 2² 2 × 4 = 8। तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं सेकंड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, जब हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे इस फॉर्मूला में 2 × 3² 2 × 9 = 18। तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं थर्ड ऑर्बिट में। और फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसके लिए n की वैल्यू पुट करेंगे 4 इस फॉर्मूला में। तो 2 × 4² 2 × 16 = 32। So maximum 13 electrons can be filled in fourth orbit। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि मैक्सिमम हाउ मैनी electrons can be filled in orbit 5, 5th, 6th, 7th। तो ऐसा नहीं है कि फिफ्थ ऑर्बिट के लिए हम n की वैल्यू 5 पुट करेंगे, और जब हम उस फॉर्मूला में पुट करते हैं 2 × 25 = 50, तो 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी filled in 4th, 5th, 6th and 7th orbit। तो 32 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम उन ऑर्बिट्स में नहीं भर सकते, उन ऑर्बिट्स में फिल नहीं कर सकते जिनका नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगा 4, 5, 6, 7। और इसको हम पढ़ेंगे बाद में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ते हैं एलिमेंट्स की, वहाँ पर हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम इन ऑर्बिट्स में 32 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट इज इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से कोई इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर होगा वो भी हमें इससे पता चल जाता है। फोर्थ पॉइंट इज इट गिव्स द
energy of electron in any orbit of hydrogen atom and hydrogen like particles. And which are the hydrogen like particles? Helium 1 plus ion, lithium 2 plus ion, and these ions contains only one electron. That is why they are called hydrogen like particles. और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, that is En is equal to minus 2 pi square m e की पावर 4 n square h square multiplied by z square. यहाँ m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E is charge on electron, n is number of orbit, h is Planck's constant, and z is atomic number of that एलिमेंट, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर. जैसे हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1 है. Z की वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम इज 1. फॉर हीलियम Z इज इक्वल टू 2 एंड फॉर लिथियम Z इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पर हम वो Z की वैल्यू को पुट कर देंगे और किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. और En gives the energy of any orbit. So principal quantum number also helps us to calculate the energy of orbit or energy of any electron which is present in any orbit. Students, the second quantum number is azimuthal quantum number और subsidiary quantum number और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. तो ये क्वांटम नंबर हमें एक डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन देगा उस इलेक्ट्रॉन के बारे में जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे या जिसके बारे में हम बात करते हैं. तो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन देगा, चलो आइए डिस्कस करते हैं. सो दिस क्वांटम नंबर इट गिव्स us or it tells about, क्या बताएगा ये हमें? नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट और शेल. अब तक हमें ऑर्बिट और शेल का ही पता था, लेकिन उस शेल में या उस ऑर्बिट में कुछ सब शेल्स भी होती हैं. सो सब शेल्स आर स्मॉलर देन शेल और ऑर्बिट. सो इट गिव्स अस द नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट एंड दिस क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल. स्मॉल एल से हम इसको डिनोट करते हैं. एंड इट आल्सो गिव्स अस the types of subshells present in any orbit. तो इस तरह से हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है एजीमुथल क्वांटम नंबर से. फर्स्ट इज कि कितनी सबशेल्स प्रेजेंट होंगी किसी ऑर्बिट या शेल में, और जो डिफरेंट सबशेल्स प्रेजेंट होंगी वो कौन कौन सी होंगी. तो इसके लिए एल की कुछ वैल्यूज़ हमें मिलेंगी. उन्हीं एल की वैल्यूज़ से हम पता लगाएंगे कि उस ऑर्बिट में कितनी सब शेल्स हैं और वो सब शेल्स कौन कौन सी होंगी. सो द वैल्यूज ऑफ एल गोज फ्रॉम 0 to n-1. और n क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और नंबर ऑफ
ऑर्बिट और शेल। तो L की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 0 to n-1। तो इसमें हम n की वैल्यू पुट करेंगे और n किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए हम n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और हमें मिल जाएंगी कुछ वैल्यूज L की। तो कैसे पता चलेगा कितने सब शेल्स प्रेजेंट होंगी, द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ L। तो L की हमें कितनी वैल्यू मिलेंगी जब हम किसी ऑर्बिट के लिए यहाँ कोई वैल्यू पुट करेंगे, दैट गिव्स द नंबर ऑफ सब शेल्स इन दैट ऑर्बिट। और वो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी L की, उन्हीं से हम फाइंड आउट करेंगे कि उस ऑर्बिट में कौन कौन सी सब शेल्स होंगी। तो इससे हमें पता चलता है इस फॉर्मूला से कि कितनी सब शेल्स होंगी किसी ऑर्बिट में, और वो जो वैल्यूज़ होंगी L की वही से हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी सब शेल्स होंगी। इसको हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए n की कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और उनसे हम देखेंगे कितनी वैल्यूज़ L की हमें यहाँ से मिलती हैं। जितनी वैल्यूज़ L की हमें यहाँ से मिलेंगी उतनी ही सब शेल्स उस ऑर्बिट में प्रेजेंट होंगी, और वो वैल्यूज़ क्या होंगी, उन वैल्यूज़ की हेल्प से हम ये पता लगाएंगे कि कौन कौन सी सब शेल्स उस ऑर्बिट में प्रेजेंट हैं। तो अब हम देखते हैं किस ऑर्बिट में कितनी सब शेल्स होंगी और वो सब शेल्स कौन कौन सी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑर्बिट से। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 होगी और यही n की वैल्यू हम पुट करेंगे 0 to n-1 में। सो 0 to 1-1 और 0 to 0। तो वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 0 से 0। इसका मतलब वो वैल्यू 1 ही होगी, दैट इज 0। सो हियर फॉर फर्स्ट ऑर्बिट द टोटल वैल्यूज ऑफ L इज 1 वैल्यू ऑफ L and that value is 0. It means there is only one सब शेल, केवल एक ही सब शेल प्रेजेंट होगी इन फर्स्ट ऑर्बिट एंड दैट इज S सब शेल। सो फॉर S सब शेल, S सब शेल के लिए L की वैल्यू हमेशा 0 होगी। सो फॉर S सब शेल द वैल्यू ऑफ L इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो हमें पता चला है फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 रखेंगे इसमें, और जब 1 रखने के बाद हमारी केवल एक ही वैल्यू मिलेगी L की, एंड दैट वैल्यू इज 0। सो फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ L इट गिव्स देयर इज ओनली वन सब शेल इन फर्स्ट ऑर्बिट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, वो L की वैल्यू क्या है, उसी L की वैल्यू से हमें ये पता चल जाएगा कि उस ऑर्बिट में कौन सा सब शेल है। यहाँ हमारे पास L की वैल्यू 0 थी, तो जब भी कभी L की वैल्यू 0 रहेगी वो S सब शेल को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम सेकंड ऑर्बिट की बात करते हैं। सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 होगी, और जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे 0 to 2-1, तो L की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 0 to 1, और कौन कौन सी होंगी वो वैल्यू 0 and 1। तो यहाँ पर हमें L की कितनी वैल्यू मिली है, 2 वैल्यूज ऑफ L। और इससे हमें पता चलेगा देयर आर 2 सब शेल्स इन सेकेंड ऑर्बिट। और वो 2 वैल्यूज कौन कौन सी रहेंगी L की, वन इज L इज इक्वल टू 0 एंड अदर इज L इज इक्वल टू 1। तो अभी हमने देखा था
जब L की वैल्यू 0 होगी दैट रिप्रेजेंट S सब शेल, and for L is equal to 1 it represents P सब शेल। तो उस ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में कौन कौन सी सब शेल्स प्रेजेंट होंगी? S एंड P सब शेल, एंड फॉर S सब शेल L is always equal to 0 and for P सब शेल L is equal to 1। हमेशा L की वैल्यू जब भी कभी 1 आएगी दैट रिप्रेजेंट P सब शेल। तो हमने देखा सेकंड ऑर्बिट में दो ही सब शेल होंगी और वो कौन सी होंगी? S एंड P सब शेल। अभी हमने देखा फर्स्ट ऑर्बिट में 1 सब शेल है और सेकंड ऑर्बिट में 2 सब शेल्स है। जितना ऑर्बिट का नंबर है उसमें उतनी ही सब शेल रहेंगी। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना ऑर्बिट का नंबर होगा उस ऑर्बिट में उतनी ही सब शेल्स प्रेजेंट होंगी, और वो कौन कौन सी सब शेल्स प्रेजेंट होंगी उसमें वो हमें पता चलेगा L की वैल्यूज से। नाउ फॉर थर्ड शेल और ऑर्बिट, जब हम थर्ड शेल की बात करेंगे उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, एंड फॉर n इज इक्वल टू 3 वैल्यूज ऑफ L गोज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? 0 to n-1 एंड 0 to 3-1 एंड 0 to 2। तो वो वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं? 0 to 2। कौन कौन सी होंगी वो? 0, 1, 2। तो यहाँ से हमें पता चलता है जब हमारा थर्ड ऑर्बिट होगा उसके लिए L की वैल्यूज 3 हैं। इट मीन्स 3 सब शेल्स in third orbit, and which are the subshells in third orbit? तो हमारे पास L की वैल्यू ये आई है 0, 1, 2। L is equal to 0 represents S subshell, L is equal to 1 represents P subshell, L is equal to 2 represent D subshell। तो थर्ड ऑर्बिट में हमारे पास 3 ही सबशेल होंगी, S सबशेल, P सबशेल एंड D सबशेल। तो हमने देखा जब ऑर्बिट का नंबर 3 है तो उसमें 3 ही सबशेल्स होंगी। फोर्थ ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या रहेगी? अपनी 4 रहेगी, एंड values of L goes from 0 to n-1 और n की वैल्यू हमारी क्या है? 4 है। सो 0 to 4-1, 0 to 3। तो the values of L goes from 0 to 3 and these values are 0, 1, 2 and 3। So here are 4 values of L. It means there are 4 subshells in fourth orbit। तो फोर्थ ऑर्बिट में कितनी सबसेल्स रहेंगी? 4 सबसेल्स रहेंगी, और वो 4 वैल्यूज हैं जो हमने अभी यहाँ देखी हैं। उनके लिए कौन कौन सी सबसेल्स होंगी ये भी चलो चेक करते हैं। तो कौन कौन सी वैल्यूज हैं वो L की? L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2 एंड L इज इक्वल टू 3। जैसा अभी हमने पहले देखा है, तो जो जब L की वैल्यू 0 रहेगी तो S सब शेल होगी, L की वैल्यू 1 रहेगी तो P सब शेल होगी, L की वैल्यू 2 है तो D सब शेल है, एंड when L is equal to 3 then it represents F subshell। So there are 4 subshells in fourth orbit। तो फोर्थ ऑर्बिट में कितनी सबसेल्स होंगी? 4 सबसेल्स रहेंगी, S, P, D एंड F। नाउ फॉर फिफ्थ
शेल, फिफ्थ शेल के लिए चेक करते हैं। तो फिफ्थ शेल के लिए एल की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी। एंड वैल्यूज ऑफ एल गोज फ्रॉम 0 टू n-1। यहाँ n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 0 टू 5 - 1 0 टू 4, और 0 टू 4 जाएंगी वो वैल्यू l की। और इसका मतलब कौन कौन सी होंगी वो वैल्यू, 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ हमें 5 वैल्यूज ऑफ L मिलती हैं। इट मीन्स देयर आर 5 सब शेल्स इन फिफ्थ ऑर्बिट। एंड फॉर L is equal to 0 1 2 3 4, so these 5 values of L are 0 1 2 3 4. So L is equal to 0 represent S subshell, P subshell 1 के लिए, 2 के लिए D subshell, 3 के लिए F subshell और 4 के लिए G subshell। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे केवल हम F सबसेल्स तक ही यूज़ कर पाते हैं, कहीं भी G सबसेल का हम यूज़ नहीं करेंगे। तो आगे चल के हम देखेंगे हम केवल F सबसेल्स तक ही यूज़ करेंगे। जहाँ कहीं भी हम यूज़ करेंगे हम कहीं भी वहाँ पर G सबसेल का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने क्या देखा अभी, जो ऑर्बिट का नंबर होगा उसमें उतनी ही सबसेल्स होंगी, या ये कहें जितना किसी ऑर्बिट का नंबर होगा उस ऑर्बिट में उतनी ही सबसेल्स होंगी। ये हमने अभी एजीमुथल क्वांटम नंबर से देखा है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स द नंबर ऑफ सबसेल्स प्रेजेंट इन एनी शेल एंड इट आल्सो गिव्स द टाइप ऑफ सबसेल्स प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिट। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था कि फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल एंड फिफ्थ शेल, all these shells are having S subshell, and second shell, third shell, fourth shell and fifth shell, all these shells are having P subshells। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हर शेल में, हर ऑर्बिट में S सबसेल प्रेजेंट है, तो किस तरह से हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस तरह से हमें पता लगेगा कि जो S सबसेल है ये फर्स्ट ऑर्बिट की है, सेकंड ऑर्बिट की है, थर्ड ऑर्बिट की है, या जो S सबसेल है वो कौन से ऑर्बिट से बिलोंग करती है। तो इसके लिए एक नोटेशन दी गई है NL। सो दिस नोटेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ एनी subshell। So in this notation N is principal quantum number और number of orbit, और number of orbit क्या होते हैं 1 2 3 4, और L gives the azimuthal क्वांटम नंबर, और ये क्वांटम नंबर हमें बताएगा टाइप ऑफ सबशेल, टाइप ऑफ सबशेल विच S P D और F। तो अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट की S सबशेल के बारे में लिखना होगा, या ये कहें कि फर्स्ट ऑर्बिट की S सबशेल को रिप्रेजेंट करना होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या रहेगी 1, और L जो रिप्रेजेंट करेगा टाइप ऑफ सब शेल को वो 1s रहेगा। सो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट द S सबसेल इज रिप्रेजेंटेड बाय 1s। अगर मान लेते हैं हम थर्ड ऑर्बिट के P सबसेल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या रहेगी 3 रहेगी,
और L रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ सब सेल। सो थर्ड ऑर्बिट के P सब सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाई 3p। इन द सेम वे अगर फोर्थ ऑर्बिट के F सब सेल को हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे उसको 4f। तो इस तरह से हम जो ये S सब सेल रहेगी फर्स्ट ऑर्बिट की उसको इस तरह से लिखेंगे। अगर मान लीजिए सेकेंड ऑर्बिट की S सब सेल को हमें लिखना होगा तो हम उसे लिखेंगे 2s। तो जो 2s है, 2s is the S subshell of second orbit. 3p represents the P subshell of third orbit. 4f represents the F subshell of fourth orbit. तो इस तरह से इसकी हेल्प से हम डिफरेंट सबसेल्स ऑफ सेम ऑर्बिट को भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो फोर्थ ऑर्बिट में कौन कौन सी सब सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सो विच टाइप ऑफ सब सेल्स आर प्रेजेंट इन फोर्थ ऑर्बिट? S, P, D and F. So number of orbit is 4. So there are 4 subcells S, P, D and F. So these subcells are 4s, 4p, 4d and 4f. So these 4 subcells आर बिलोंगिंग टू फोर्थ ऑर्बिट। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं डिफरेंट सबसेल्स ऑफ सेम ऑर्बिट और डिफरेंट ऑर्बिट्स को। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करना चाहूँगा कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम को छोड़कर बाकी जितने भी एटम्स होंगे और जो उनकी डिफरेंट ऑर्बिट्स होंगे उन डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो डिफरेंट सब सेल्स प्रेजेंट होंगे, ऑल दीज सब सेल्स आर नॉट हैविंग इक्वल एनर्जी। सो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम को छोड़कर द सब सेल्स प्रेजेंट इन any orbit are not having same energy। उन सभी की एनर्जी इक्वल नहीं होती है। सो हम मान लेते हैं फोर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं। इन फोर्थ ऑर्बिट 4 सब सेल्स आर प्रेजेंट। फोर्थ ऑर्बिट में कितनी सब सेल्स प्रेजेंट होंगी? 4 सब सेल्स प्रेजेंट होंगी। वो कौन कौन सी रहेंगी? 4s, 4p, 4d एंड 4f। सो है तो ये एक ही ऑर्बिट की डिफरेंट सब सेल्स, बट दीज सब सेल्स आर नॉट हैविंग इक्वल एनर्जी। सो वी कैन अरेंज दीज सब सेल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी एज 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो यहाँ फोर्थ ऑर्बिट में जो 4s सब सेल है उसकी लीस्ट एनर्जी रहेगी और फोर्थ ऑर्बिट के 4f सब सेल्स की मैक्सिमम एनर्जी रहेगी। सो इन एनी ऑर्बिट so we can say in any orbit the subcells can be arranged in increasing order as S, P, D and F। तो यहाँ पर चाहे कोई भी ऑर्बिट हो और उसमें अगर ये 4 सबसेल्स प्रेजेंट होंगी तो उन सभी सबसेल्स में जो S सबसेल होगी दैट इज ऑफ लीस्ट एनर्जी एंड F सबसेल इज ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। स्टूडेंट्स, with the help of azimuthal quantum number we can calculate the angular momentum of an electron present in any subshell of any orbit।
तो एंगुलर मोमेंटम को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ azimuthal quantum number, and for it is h upon 2 pi l into l plus 1। सो ये फॉर्मूला रहेगा एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एनी सब सेल, और इसके लिए हमें पुट करना होगा एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू 0, पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू 1, डी सब सेल के लिए एल की वैल्यू 2 और एफ सब सेल के लिए एल की वैल्यू 3। ये एल की वैल्यूज इन डिफरेंट सब सेल्स के लिए हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, और यहाँ से जो कैलकुलेट करने के बाद हम उस सब सेल में उस इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो azimuthal quantum number also helps us to calculate the angular momentum of an electron present in any subshell. Students, our third quantum number is magnetic quantum number, and magnetic quantum number is represented by m और ml. So magnetic quantum number हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? So magnetic quantum number gives us or tells us द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सब सेल। किसी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स या कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, इट इज गिवन बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो इट टेल्स अस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और एटॉमिक orbitals present in any subshell। किसी भी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स या कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, इट इज गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे या कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे? तो इसके लिए हमें उन सब शेल्स पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना होगा, और उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस सब शेल के, दे ओरिएंट देयर सेल्फ्स और दे अरेंज देमसेल्व्स इन डिफरेंट वेज। तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को डिफरेंट वेज में अरेंज कर लेते हैं। तो कितनी तरह की अरेंजमेंट होगी उस सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स की, उससे हमें पता चल जाएगा कि उस सब शेल में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले की हेल्प से हम पता लगा लेंगे कि किसी पर्टिकुलर सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने आप को कितनी तरह से अरेंज कर पाते हैं, और इसी से हमें पता चल जाएगा कितने तरह के ऑर्बिटल्स होंगे और वो ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे। चलो आइए डिस्कस करते हैं इसको। सो द नंबर ऑफ orbitals present in any subshell is obtained by formula 2l plus 1। तो m की वैल्यू, टोटल वैल्यूज ऑफ m, 2l plus 1 is the total values of m। तो 2l plus 1 रिप्रेजेंट करती है टोटल वैल्यूज ऑफ m को, और हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ m फॉर ए सबसेल, कितनी वैल्यूज होंगी किसी m की किसी सबसेल के लिए। इट गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसी से हमें पता चल जाएगा उस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे।
तो उसके लिए हम यहाँ पर L की वैल्यू पुट करेंगे, और L की वैल्यू क्या हो सकती है? L की वैल्यू 0 भी, 1 भी, 2 भी और 3 भी। 0 रिप्रेजेंट करती है S सब सेल को, 1 रिप्रेजेंट करती है P सब सेल को, 2 रिप्रेजेंट करती है D सब सेल को, और 3 रिप्रेजेंट करती है F सब सेल को। तो इस तरह से यहाँ पर हम L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 फॉर S, P, D एंड F सब सेल्स को सब्सटीट्यूट करेंगे, और यहाँ से टोटल कितनी वैल्यूज़ हमें M की मिलती हैं, जितनी वैल्यूज़ हमें यहाँ से M की मिलेंगी उस सब सेल में उतने ही ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। हम कैलकुलेट करेंगे फॉर ईच वैल्यू तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे फॉर ईच सब सेल, एंड वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ईच सब सेल। तो वो M की वैल्यू कौन कौन सी होंगी, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। द वैल्यूज ऑफ M goes from -L to 0 to +L। तो जो हम M की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उस फॉर्मूला में पुट करने के बाद 2L+1 से हमें जितनी वैल्यूज़ मिलेंगी वो कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी वो हमें यहाँ से पता चल जाएगी। तो हर ऑर्बिटल के लिए L की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी यहाँ से। स्टूडेंट्स, द वैल्यूज़ वी कैलकुलेट फ्रॉम द फॉर्मूला 2L+1। तो टोटल कितनी वैल्यूज़ M की हमें मिलेंगी 2L+1 से, वो वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं? दोज वैल्यूज़ ऑफ M goes from -L to 0 to +L। तो वो वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी? -L से +L तक इंक्लूडिंग 0, एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंटिन्यूअस वैल्यूज़ इज 1। तो उनमें केवल एक का ही डिफरेंस होगा। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर S सब सेल के लिए। S सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे? तो S सब सेल के लिए L की वैल्यू 0 होगी, और इस L की वैल्यू 0 का हम यूज़ करेंगे टोटल वैल्यूज़ ऑफ M को कैलकुलेट करने के लिए बाई फार्मूला 2L+1, और यहाँ से हम L की वैल्यू 0 पुट करेंगे S सब सेल के लिए। तो M इज इक्वल टू 2 × 0 + 1, 1। सो देयर इज ओनली one value of M, so there is only one orbital in S सबसेल, और उस S सबसेल में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा उसके लिए M की कौन सी वैल्यू होगी वो हम पता लगाएंगे यहाँ से। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L? तो L की वैल्यू क्या है? 0 है, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या आएगा? -0 0 + 0 एंड इट इज 0। सो फॉर S subcell there is only one orbital, and for that orbital the value of M is 0। और जो एक वैल्यू होगी M की वो सिंगल वैल्यू क्या है? 0 रहेगी फॉर S सबसेल। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को फॉर P, D एंड F सबसेल्स। फॉर P सबसेल, P सबसेल के लिए L की वैल्यू रहेगी 1। सो टोटल वैल्यूज ऑफ M 2L+1, और यहाँ पर L की वैल्यू को 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो M 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू 3। सो 3 वैल्यूज ऑफ M, तो हमें मिल जाएंगी यहाँ से 3 वैल्यूज ऑफ M।
it means there are 3 orbitals in p subshell, and these 3 orbitals are represented by px, py and pz. तो ये 3 ऑर्बिटल्स कौन से होंगे उस p सबसेल के, px, py एंड pz। इन 3 ऑर्बिटल्स के लिए जो m की वैल्यू रहेंगी -1, 0, +1। तो इन 3 ऑर्बिटल्स के लिए m की कौन सी वैल्यू रहेगी? px के लिए तो रहेगी -1, pz के लिए रहेगी 0 और py के लिए रहेगी +1। So these 3 values of m -1, +1, 0 are for px, py and pz orbitals। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन डी सबसेल्स। तो डी सबसेल्स में कितने ऑर्बिटल्स होंगे इनको कैलकुलेट करेंगे हम। 4 डी सबसेल, और डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू रहेगी 2। सो टोटल वैल्यूज ऑफ एम फॉर डी सबसेल क्या रहेगी उसको कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला 2l+1। सो इस फॉर्मूला में हम l = 2 पुट करेंगे। 2 × 2 + 1 = 5। जो 5 है, इट मीन्स देयर आर 5 वैल्यूज ऑफ m, एंड इट मीन्स देयर आर 5 ऑर्बिटल्स इन डी सबसेल। तो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 होंगे, और उन 5 ऑर्बिटल्स के लिए जो 5 वैल्यूज होंगी m की वो क्या रहेंगी? -2, -1, 0, +1, +2, and these 5 orbitals are dxy, dyz, dzx, dx² - y² and dz²। तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं डी सबसेल के वो कौन से हैं? dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। तो इन सभी ऑर्बिटल्स के लिए भी m की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। तो ये 5 वैल्यूज कौन कौन से डी ऑर्बिटल्स के लिए रहेगी? इस dxy के लिए तो रहेगी m की वैल्यू +1, इस dyz के लिए रहेगी m की वैल्यू -1, dzx के लिए रहेगी +2, dx² - y² के लिए रहेगी वैल्यू -2, एंड द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0। तो हमने देखा कि जो डी सबसेल है उसके लिए l की वैल्यू, तो हमने देखा डी सबसेल्स के लिए l की वैल्यू 2 है, और इस l की वैल्यू 2 के लिए टोटल m की वैल्यूज आ जाएंगी 5। इट मीन्स देयर आर 5 ऑर्बिटल्स इन डी सबसेल्स, और जो 5 ऑर्बिटल्स के लिए जो m की वैल्यूज रहेंगी वो -2, -1, 0, +1, +2 होंगी, और ये 5 वैल्यूज ऑफ m रिप्रेजेंट करेंगी 5 डी ऑर्बिटल्स को, जो है dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz², और यही 5 की वैल्यूज m की रहेंगी इन्हीं सभी ऑर्बिटल्स के लिए जो यहाँ नीचे लिखी हुई है। तो हमने देखा कि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन f सबसेल्स। तो फॉर f सबसेल के लिए जो l की वैल्यू रहेगी वो 3 रहेगी। तो यहीं से हम टोटल वैल्यूज ऑफ m कैलकुलेट करेंगे बाय फॉर्मूला 2l+1, और इस l की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 3। 2 × 3 + 1 7। सो 7 वैल्यूज रहेंगी किसकी? m की, और ये जो 7 वैल्यूज हैं यही बताएंगी हमें कि जो f सबसेल है, इन f सबसेल देयर आर 7 ऑर्बिटल्स, और जो 7 ऑर्बिटल्स रहेंगे
उनके लिए जो वैल्यूज़ ऑफ m रहेंगी वो रहेंगी -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो ये वैल्यूज़ रहेंगी 7m की उस f सबसेल के लिए जिसमें 7 ऑर्बिटल्स होंगे। तो जो 7 ऑर्बिटल्स होंगे उनकी ये 7 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ इन ऑर्बिटल्स के नेम्स को डिस्कस करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम आगे चल के भी इन डिफरेंट 7 ऑर्बिटल्स का कहीं भी यूज़ नहीं करते। ये हायर क्लासेस में है, तो इसलिए इस जगह पर इन 7 ऑर्बिटल्स के नेम को डिस्कस करना इतना ज़रूरी नहीं है। स्टूडेंट्स, आवर फोर्थ क्वांटम नंबर इज़ spin quantum number, and this quantum number is related to motion of electron. Which type of motion? About the spin motion of electron. तो जैसा हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन इसके अलावा उस इलेक्ट्रॉन की एक तरह की मोशन और होती है। तो इलेक्ट्रॉन के दो तरह के मोशन होते हैं, एक रिवॉल्विंग मोशन होता है, एक रोटेशन मोशन होता है। जिस तरह से अपनी अर्थ या प्लैनेट्स रिवॉल्व करती हैं सन के अराउंड, और साथ साथ वो प्लैनेट्स अपने एक्सिस के अलोंग भी रोटेट करती रहती हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह का मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का इन एन एटम। सो इलेक्ट्रॉन इज हैविंग टू टाइप ऑफ मोशन। सो वन इज रिवॉल्विंग मोशन एंड सेकंड इज रोटेटरी मोशन। सो spin quantum number gives information about the spin of an electron. So this quantum number tells us about the spin of an electron, about its on axis। तो अपने एक्सिस के थ्रू वो किस तरह से उसका स्पिन मोशन होता है, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का हम यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए ये एक अपना इलेक्ट्रॉन है, ये उसका एक्सिस है, तो इसके दो तरह के मोशन होंगे। दिस इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। सो there are two types of rotation or spin motion of this electron. One is anti-clockwise motion and second is clockwise motion. तो दो तरह का मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का, clockwise and anti-clockwise. So on the basis of clockwise and anti-clockwise motion of electron, S can have two values. तो S की दो वैल्यू होंगी, +1/2 एंड -1/2। तो +1/2 कब होगी और -1/2 कब होगी? चलो आइए देखते हैं। तो क्लॉकवाइज मोशन में इलेक्ट्रॉन की जो रोटेशन मोशन होगा, जो स्पिन मोशन होगी, वो क्या होगा? उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो जब क्लॉकवाइज मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का, जो स्पिन होगी उसकी क्लॉकवाइज, उसके लिए एस की वैल्यू +1/2 होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? उसको रिप्रेजेंट हम इस तरह से करेंगे। सो इट इज़ द एंटी क्लॉकवाइज स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, and for this anti-clockwise spin motion of electron the value of s is -1/2। तो क्लॉकवाइज अगर स्पिन मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का तो उसके लिए s की वैल्यू होगी 1/2 एंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑफ s इज -1/2। तो क्लॉकवाइज में इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे उसकी स्पिन मोशन को, और एंटी क्लॉक के लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसके स्पिन मोशन।